एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, जो आपका 28 अगस्त यानी कि सुबह का जो प्रश्न पत्र है कुछ इस तरह का रहने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी मत डरो। ये जो पेपर आपने देख लिया तो समझ लो इसमें आराम आराम से 50 से 60 नंबर आपको कवर हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं और समझते हैं सेट ए को। सबसे पहले उद्धव उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया। योग साधना का दिया, प्रेम का दिया, भक्ति का दिया, कर्म का दिया। तो आपने देखा होगा कि उद्धव जो थे वो गोपियों के लिए योग साधना का संदेश लेकर आए थे, तो यहाँ पर आपका योग साधना एकदम राइट रहेगा। छायावाद के प्रतिनिधि कवि है, छायावाद के जो प्रतिनिधि कवि है वो कौन है, जे शंकर प्रसाद। संचारी भावों की संख्या मानी गई है, तो संचारी भावों की जो संख्या है वो है 33। और यदि कोई पूछ ले आपसे कि स्थायी भाव बताओ, स्थायी भाव टोटल 10 बताना है। ठीक है, कितने स्थायी भावों की संख्या 10 मानी गई है, लेकिन 11वां जो है वो भक्ति रस का एक स्थायी भाव अलग से, लेकिन आपकी भूख के अकॉर्डिंग आपको केवल और केवल 10 ही स्थायी भाव याद रखना है। और संचारी भाव कितने हैं 33। दो स्वरों के मेल में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, तो जब दो स्वरों के मेल में परिवर्तन होगा तो उसे कहते हैं बाबूजी स्वर संधि। क्या कहा जाता है, स्वर संधि। नेताजी का जो चश्मा है वो पाठ की विदा है, तो एक ये स्टोरी है नेताजी का चश्मा यानी कि कहानी है। दशानन में आपका समास है, दशानन में जो समास है वो क्या है, देखो बेटा दशानन में आपका यहाँ पर है बहुब्रीहि समास राइट रहेगा। थोड़ी सी क्या है तकलीफ है शरीर में, तो हिचकी बार बार आती है बेटा, कोई समस्या नहीं है। आज थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई सुबह से, कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। कोई देखे ना, कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी तरफ से जो सपोर्ट मिले उससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सको। ये आपका चैनल है, आप इस चैनल को आगे बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, वरना आप फेक समझोगे तो फेक ही सही, क्योंकि हर स्कूल में के अकॉर्डिंग अलग अलग पेपर बन रहे हैं। इस बात को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लो। और मैं आपको 2 तरह के क्वेश्चन पेपर दूंगा, सेट ए और सेट बी। बस ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके त्रैमासिक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये मैंने डिजाइन कराए हैं। अब तो अजमा लो, पहला पेपर अजमाओ, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पढ़ के चले जाओ, कोई 5-10 मिनट में कोई ज़्यादा समय तो बर्बाद नहीं हो आपका। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करो बेटा, पूरी प्रैक्टिस करो सही से, ऐसा नहीं कि नहीं उठान चलाना भाग गए। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, कवि के सरल स्वभाव के कारण रिक्तिस्तान ने उन्हें धोखा दिया था, उनके मित्रों ने, उनके रिश्तेदारों ने। तो कवि का जो सरल स्वभाव था उसके कारण उनके मित्रों ने उन्हें धोखा दिया था। भोलानाथ और उनके साथी, भोलानाथ और उनके साथी जो थे, दोस्त थे, वो बिल का पानी उलझने लगे थे। आपने बुक पढ़ा होगा, और बुक पढ़ा था तो उसमें तारकेश्वर नाथ जो थे उनको प्रेम से पिताजी भोलानाथ का नाम से पुकारते थे, मतलब तारकेश्वर नाथ था उनका असल नाम। तो इसमें जो उनके दोस्त और साथी थे वो किसका बिल में पानी उलझने गए, चूहों का, पर निकला था क्या उसमें से, सांप। ध्यान रखना है, जब पानी उलझने लगे तो क्या निकला था, सांप निकल गया। और सबके दोस्त मित्र जो है वो गिरते उठते पड़ते भाग गए, और फिर वो डर के मारे जो भोलानाथ है वो अपनी माता की गोद में या आंचल में जाकर छिप गए थे। ठीक है, प्रबंध काव्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपके पास में, 3, 5 की 2। ठीक है, तो भैया यहाँ पर आपका जो प्रबंध काव्य है वो होता है 2 प्रकार का। अब ये कैसा, इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे एक प्रश्न तो 100% आता ही आता है। देखो बच्चों ध्यान से समझना है। देखो काव्य जो है ना, रसात्मकम वाक्यम काव्यम होता है, और काव्य को 2 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया बेटा, 2 हिस्सों में। एक तो श्रव्य काव्य है, कोई पूछ ले कि काव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो काव्य भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। इससे एक एग्जाम में आ रहा है प्रश्न, है ना सुबह, दृश्य काव्य। अब जो श्रव्य काव्य इसके 2 हिस्से बताए गए हैं। ठीक है, इसके श्रव्य काव्य के कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं। एक होता है प्रबंध और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। ठीक है, काव्य काव्य सब में लगाना है। और दृश्य काव्य जो है ना वो भी 2 प्रकार का होता है। ये होता है आपका एक तो नाटक और एक नाटक और कहानी।
इस तरीके से अपन इसको दृश्य काव्य को देख सकते हैं नाटक और कहानी के रूप में। बाकी इसको एक रूपक और अपन इसको रूपक के बाद में उपरूपक के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये आपका इतना काम करें, नाटक और एकांकी याद रखना इसमें है ना दृश्य काव्य का। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, श्रव्य काव्य जो है ना वो दो प्रकार का है, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध काव्य जो होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है आपका महाकाव्य और खंड काव्य, महाकाव्य और खंड काव्य। और मुक्तक जो होता है वो दो तरह का होता है, ये भी पाठी मुक्तक और गेय मुक्तक, याद रख लोगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ये बता दिया है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है ना वो पूछा है कि प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, दो होते बेटा। टोटली तीन तरह के होते हैं, पर आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दो लिखना है। बाकी कॉम्पिटिशन में जब जाओगे तो एक और पढ़ा जाएगा गीति काव्य, ठीक है। वो बात की प्रोसेस है, इतना घबराओ मत, आपको दो लिखना है। मैं जो बता रहा हूँ उतना करो। मैंने बेटा 10th क्लास में 95% तक भी बच्चों को बनवाई है, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन कोचिंग में, ठीक है। ऑनलाइन तो क्या हर कोई कहता है नहीं मेरे पास इतना बच्चा का इतना क्या, ओरिजिनलिटी क्या मालूम, भगवान जाने वो उसकी ओरिजिनलिटी है या नहीं कि फेक ही रहा है, ठीक है। तो ऑफलाइन कोचिंग है अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब आराम से जुड़िएगा। ऑफलाइन कोचिंग के लिए भी आप जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग के लिए आप जुड़ सकते हैं, बिल्कुल आपको लाइव क्लासेस पढ़ाऊंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है ना, कोई मत घबराओ। आप तो खुद ही देखो पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपको लग रहा होगा थोड़ा बहुत तो नॉलेज है यार, ऐसा नहीं है। छंद जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं, दो। तो यहाँ पर भी आपका दो ऑप्शन राइट रहने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है यार, तो उसके लिए माफी चाहूँगा। देखो सुर की जो भक्ति है वो किस भाव की, ध्यान देना है। सूरदास की जो भक्ति है ना वो किस भाव की, देखना ध्यान रखना। सूरदास जो है ना वो साक्ष्य भाव के और तुलसीदास जो होते हैं वो दास भाव के। तो सुर की जो भक्ति है वो सखा भाव की है, ठीक है, दास भाव की नहीं है। कौन से भाव की है, साक्ष्य भाव की है, ठीक है। बाल गोविंद भगत रिक्तिस्तान के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। किन के, कबीर के कि रहीम के। तो कबीर के गीत गाते थे वो तो भैया, और उनके ही आदर्शों पर चलते थे। तो यहाँ पर कबीर एकदम राइट आंसर रहने वाला है। अब है सही जोड़ी, इस जोड़ी को तो आप 100% याद करके जाना। क्यों, क्योंकि ये एक वार्षिक परीक्षा के अकॉर्डिंग ही मैंने डिजाइन करी है, इसमें आएगा जो आएगा। लेकिन ये जो पाठ रहता ना, पाठ के कवि के नाम, पाठ के लेखक के नाम, ये 100% इसमें से 2 नंबर का एग्जाम में आता ही आता है। चलिए रामचरितमानस क्या है, एक रामचरितमानस जो है ना एक महाकाव्य है। क्या है, रामचरितमानस एक क्या है, महाकाव्य है। रामचरितमानस क्या है बेटा, एक महाकाव्य है। तो रामचरितमानस को अपन लिख देते हैं यहाँ पर महाकाव्य। ये रामचरितमानस हो गया महाकाव्य। सूर के पद किनके द्वारा रचित है, सूरदास के द्वारा है। नेताजी का चश्मा जो है, नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा, इसके कवि का नाम क्या है, स्वयं प्रकाश जी है। बाल गोविंद भगत, ये जो पाठ है इसके रचिता कौन है हमारे, राम वृक्ष बेनीपुरी, याद रखना है। फिर कह रहा हूं मैं, माता का आंचल, माता का आंचल है शिव पूजन सहाय। और अंतिम में राम लक्ष्मण संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, पूरा क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। तो ये जो क्या है तुलसीदास द्वारा रचित है, ध्यान रहेगा पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सत्य और असत्य है। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य है। सूरदास के गुरु क्या वल्लभाचार्य माने जाते हैं क्या, बिल्कुल सत्य बात है बाबूजी। बाल गोविंद भगत गीतों में प्रभु मिलन का भाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात भी आपकी क्या है, सत्य है। विनय पत्रिका के रचनाकार सूरदास जी है, गलत बात है, असत्य, क्योंकि विनय पत्रिका जो है हमारे तुलसीदास जी की है, ठीक है। सूरदास की तो 3 है, याद रखना है, सूरदास की 3 है। एक तो है सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। और इनमें से जो प्रसिद्ध है
वो सूरसागर आपका प्रसिद्ध रचना है या प्रसिद्ध ग्रंथ बोल सकते हैं अपन। ठीक है। रामचरितमानस एक खंड काव्य है क्या? रामचरितमानस जो है खंड काव्य नहीं है, रामचरितमानस है महाकाव्य, इसलिए ये बात हो जाएगी आपकी असत्य। एकांकी में कितने अंक होते हैं? देखो एकांकी में होता है 1 अंक, 1 एपिसोड होता है, इसलिए ये बात हो गई असत्य। बाकी नाटक जो होता है उसमें होता है अनेक अंक। जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ दिग्गु समास होता है क्या? तो भैया वहाँ होता है आपका बहुब्रीहि समास, तो ये बात हो जाएगी आपकी असत्य। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। सूरदास की जो भक्ति है, सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि है? तो सूरदास जी जो है भक्ति काल की 2 शाखा है, एक तो ठीक है राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, और उधर क्या है ज्ञानाश्रयी, एक सगुण और एक निर्गुण है। भक्ति काल की कितनी शाखा है? 2 है। एक तो सगुण, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको इसके बारे में, याद रखना, याद कर रखने लायक चीज़ है। भक्ति काल की 2 शाखा होगा, एक तो सगुण और एक निर्गुण। और निर्गुण सगुण में आ जाएगा आपका राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, और निर्गुण में जाएगी आपकी ज्ञानाश्रयी है, और दूसरा है प्रेमाश्रयी। याद रख लोगे। तो ये अपने जो सूरदास जी है जो है भक्ति काल के तो है, सगुण धारा के हैं, पर सगुण धारा में कौन सी है? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। तो अपन लिख सकते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? रामचरितमानस जो है उसका प्रमुख छंद है चौपाई। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग में आरंभ हुआ? तो भारतेंदु युग में। गोपियों को योग का संदेश कैसा लग रहा था? गोपियों को जो योग का संदेश है वो कड़वी ककड़ी के जैसा लग रहा था। कड़वी ककड़ी के जैसा। सहस्त्रबाहु कौन था? एक शक्तिशाली राजा था। स्थायी भावों की संख्या है, तो स्थायी जो भाव होते हैं वो 10 होते हैं। टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 10 तरह के होते हैं, याद रह जाएगी भैया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते ताकि दिक्कत नहीं आए। रीतिकाल की प्रमुख 2 कवियों के नाम बताने हैं, 2 प्रमुख विशेषताएं बतानी हैं। फिर भैया भक्तिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम बताने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको बढ़िया से देखने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई चीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये चैनल आपका चैनल है बेटा। मैं थोड़ा सा निकाल रहा हूँ अभी ना। देखो, हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, पक्षी दाना तिनके चुगे, कौआ मोती खाएगा। हे जी रे हे जी। देखो थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या? ये प्रश्न पढ़ लिया आपने, रीतिकाल हो गया, भक्तिकाल के प्रमुख 2 कवि हो गए हैं, तो ये यहाँ से अपन इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से देखो ये बात है, अब आपको क्लियर नजर आएगा। देखो रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है बेटा, इसमें कुछ नहीं करना, ज़्यादा चीज़ याद नहीं रहनी, तो इतना सा लिख कर जाना, श्रृंगार रस की प्रधानता, यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दो। ठीक है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण, यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगा दो, रह जाएगी ध्यान पक्का। श्रृंगार रस की प्रधानता और लक्षण ग्रंथों का निर्माण। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं बर्बादते हैं। अब भैया ये है आपके भक्ति काल। अगला प्रश्न क्या है? भक्ति काल के प्रमुख विशेषताएं बतानी है, मतलब कवि के नाम। तो भक्ति काल का ये गलती से रीतिकाल लिखा गया है, ये प्रश्न गलत लिख दिया है। तो भक्ति काल के प्रमुख कवियों के नाम क्या है? एक तो कबीरदास है और तुलसीदास है। प्रश्न बोल रहा हूँ मैं, प्रश्न क्या है हमारा? भक्ति काल के प्रमुख कवियों के नाम बताने। तो ये हो गया कबीरदास और तुलसीदास। ठीक, सूरदास भी लिख सकते हैं।
अब सूरदास और तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं बतानी निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर। बोलो जल्दी से, तुम ही बोल के बताओ। ये लिखा तुम्हारे सामने। सूरदास की जो रचनाएं हैं वो रचनाएं क्या क्या अभी हाल बताई थी मैंने आपको, सुरसागर, सुरसारावली और एक साहित्य लहरी। भाव पक्ष के अंतर्गत लिखना है कि सूरदास के भाव पक्ष में कृष्ण भक्ति की प्रधानता देखने को मिलती है, जिसमें इन्होंने क्या किया है, बाल लीला और संयोग वियोग का मार्मिक चित्रण किया है। अगला है हमारा तुलसीदास कहा जाएगा रामचरितमानस और विनय विनय पत्रिका। गीतावली लिख सकते हैं, दोहावली लिख सकते हैं, बहुत सारी इनकी रचनाएं। देखो तुलसीदास जी का जो भाव पक्ष है उसमें राम भक्ति की भव्यता है, जिसमें वे आदर्श समाज और मंगल लोक की कामना के साथ साम्यवादी कोण अपनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साहित्य, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्य में स्थान लिखो। तो साहित्य, हिंदी साहित्य में इनका एक महान कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार के रूप में इनका एक स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका, ध्यान से देखो कि उद्धव ने के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों से की गई है, जो पानी में रहता है फिर भी उस पर दाग नहीं लगता। उनकी तुलना तेल की गागर से करी, जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। यहाँ तुलना गोपियों द्वारा की गई है, क्योंकि उद्धव पर कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए इसी तरीके से बेटा ये आपको अथवा वाला क्वेश्चन करना, समय ज़्यादा बर्बाद ना हो इसलिए डायरेक्टली अब स्क्रीनशॉट आप ले सकते, पढ़ लेना एक बार है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के ने धनुष टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए। बहुत पुराना था ये, छूते ही टूट गया। भगवान राम में इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो मात्र एक सहयोग था। चलिए गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, फटाफट स्क्रीनशॉट मारते जाओ। गोपियों द्वारा उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। ठीक है, शिक्षा ऐसे लोगों को जिनका मन स्थिर नहीं है, हृदय में कृष्ण का के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनका मन भटकाव में है, दुविधा में है, उन्हें आप ये चीज़ें दो। ये यहाँ से आप महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर वाला लिख लेना है, लिख लोगे आराम से। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार हो गया। फिर ये क्वेश्चन नंबर आपका 11वां है, देखो ध्यान से, दोहा छंद और की परिभाषा उदाहरण सहित देनी है। तो यहाँ पर उदाहरण नहीं दिया, उदाहरण कोई सा भी एक आप लिख देना है, गलती से नहीं बनाया बच्चों ने नोट्स में। तो दोहा में आप लिख सकते हैं कोई सा भी उदाहरण लिख देना भैया। भक्ति कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरन कुल खोई। चलो ये याद नहीं है, इतना तो याद है आपको कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, वही है वो। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो ये सब क्या है, ये दोहा है। दोहा में एक दोहा अपना सबसे ज़्यादा फेमस है हनुमान चालीसा का, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुकार बनो बर गुरुदायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरव कलेश विकार। ये सब क्या है, कोई सा भी दोहा लिख देना बेटा ना। चौपाई, चौपाई तो आप सब जानते ही हैं कि मंगल भवन है मंगलहारी, पूंछ पकड़ के मुंदरी मारी। अरे मंगल भवन मंगलहारी, द्रवों से दशरथ अजर बिहारी, कर लोगे। नाटक किसे कहते हैं, ये हो गया आपके सामने। गद्य किसे कहा जाता है, स्वयं प्रकाश के द्वारा रचनाएं, 2 रचनाएं बतानी है। राम वृक्ष बेनी की 2 रचनाएं। भाषा शैली हो गई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर कौन कौन सी भावनाएं व्यक्त और किस तरह से की। बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। देखो नेताजी का चश्मा, नेताजी सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं। ये आपका जाएगा मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर हो गया, ये अंतर तो हो गया। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं सब जानते ही हैं। खेल खेल में शरारतें करते हैं, उनका गोद में आके बैठ जाते हैं, गले से लग जाते हैं, इस तरह से प्रेम व्यक्त करते हैं। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गए। दीपावली पर बेटे और माँ के बीच में संवाद बताना है, ये हो गया इतना। ये राष्ट्रीय एकता वाला गया। नाथ संबोधनो भंज निहारा हो को एक दास तुम्हारा। बेटा ये सारे के सारी चीज़ें मैंने टॉपिक पहले से भी चैनल पर पढ़ा रखा है, नहीं देखा तो अब जुड़िए अभी एक बार और फिर से। जैसे त्रैमासिक परीक्षा खत्म हो जाएगी अपन बेटा लाइव क्लास का करेंगे, फ्री रहेगा एकदम फ्री,
देखो आपको लगे कि हाँ यार ये व्यक्ति अपने लिए मेहनत कर रहा है, तो वास्तविक जुड़ो इस चैनल के साथ। ये चैनल एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग ही है। 10th तो पढ़ाएंगे सभी, पर कुछ चैनल वाले ऐसे कि जो 10th तो पढ़ाते वो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सब बोर्ड पढ़ाते। बेटा अब एमपी बोर्ड का यदि ऐसा चैनल मिल जाएगा नहीं यार जो अपने को वास्तव में एमपी बोर्ड ही पढ़ा रहा है, तो वो चैनल ये एक वास्तविक चैनल है, एकमात्र चैनल है जिस पर छोटे छोटे बच्चों से लेकर कि हमारे ऐसे बच्चे की जो कुछ ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, भले ही कोचिंग कहीं पे लगाई आपने, पर बेटा एक बार जरूर इस चैनल के साथ जुड़ो। आप कोई पैसे तो लग नहीं रहे आपके, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा निकालो इसके लिए चैनल के नाम से, और आप इससे पढ़ाई भी करो। जमे तो करना, नहीं जमे तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन देख लो अंदाज आया समझ में भैया। और वास्तव में लगे आपको कि नहीं यार हम मेहनत कर रहे हैं, तो बेटा जुड़ो यार, हमारी मेहनत को सार्थक बनाओ। सार्थक मेहनत जब भी होगी जब आप हमारे साथ जुड़ोगे। और मैं ऐसे बच्चों को जोड़ना चाह रहा हूँ कि जो वास्तविकता एमपी में टॉप करना चाहते हैं। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर। वास्तविक भले मानो आप, भले मत मानो, यदि आप चाहो और जुड़ के देख लो, है ना। मैं 10th क्लास वाले बच्चों के साथ कभी भी धोखा नहीं करता बेटा। हाँ 9th क्लास है, इन चीज़ों में मैं थोड़ा बहुत इक्का दुक्का चल कर लेता हूँ, कैसा कि मैं इनका कोर्स पूरा नहीं कर पाता, पर 10th के लिए तो मैं बिल्कुल तत्पर रहता हूँ, है ना। 10th वालों के लिए मैं हमेशा मॉडल पेपर भी दूंगा वार्षिक के लिए। पहले से कोई वार्षिक का कोई रियल पेपर नहीं मिलेगा, कहीं भी है, अभी से समझा रहा हूँ, अभी भी मौका है। चलो ये सारी चीज़ें हो गई, ज़्यादा भाषण नहीं देते हुए इसी बात को यहीं पे ख़त्म करते। कई बच्चों को भाषण ज़्यादा लगता है बेटा इस चीज़ों को। चलो तो ये था अपना सेट ए। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से क्वेश्चन 6 से भी ले सकते। ये हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गया, 16, 17, 18, 19, ये 20, 21, 21 के बाद में ये 22 और अर्थवा में 23। ये पेपर था आपका सेट ए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सेट ए अच्छे समझा दिया है। एक पेपर और दूंगा बेटा सेट बी, क्योंकि एमपी में ऑल एमपी में हर स्कूल के अकॉर्डिंग पेपर बन रहा है। जो अंत तक बच्चा जुड़ा है वो समझदार रहेगा, बाकी तो कई तो पेपर को देख देख के भाग गए होंगे, ठीक है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका 6 विषय की तैयारी अच्छे से कराने वाला हूँ। भले आपके पास आईटी हो, ठीक है, ITTS है या फिर संस्कृत है, सब आ जाएगा। मैथ्स हो गया, भले बेसिक मैथ हो या स्टैंडर्ड मैथ हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में।